हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2026 का जो PYQ क्वेश्चन है हमारा CBSE बोर्ड का। ठीक है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2026 में आए हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, दिया हुआ द HCF ऑफ 960 एंड 432 इज। ये 960 एंड 432 का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो HCF फाइंड करने बोला, तो HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 960 है तो इसका प्राइम फैक्टर पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो 960 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 8 ज़ा 16 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 0, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0, फिर 2 से लग जाएगा यहाँ पे 2 6 ज़ा 12 और 0। जब तक ये 2 से लगना बंद नहीं होगा उससे आगे वाला प्राइम फैक्टर हम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, जब 2 से कंप्लीटली लग जाएगा फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन से नंबर से लग रहा है। फिर 2 से 60 हमारा 2 से लग जाएगा, 2 3 ज़ा 6 0, 30 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 15। अब 15 जो है हमारा वो 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा नंबर से लगेगा, तो 3 से लगा के चेक करें, 3 से लग जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 5 तो 5 1 ज़ा 5, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 960 जो है उसका प्राइम फैक्टर हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया हमारा 960 का प्राइम फैक्टर। अब हम लोग सेकंड जो हमारा है 432 उसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 432 इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये भी लास्ट में 2 है तो ये 2 से लग जाएगा। ठीक है, इवन नंबर है तो इवन नंबर से लग जाता है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से लग जाएगा, 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब हो गया, फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से लग जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब 7 आ गया लास्ट में, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर इवन से नहीं लग सकता तो मतलब 2 से नहीं लगेगा। अब इसको 3 से चेक करते हैं। ठीक है, तो 3 के टेबल में 27 आता है, कितने टाइम में आता है, 9 टाइम में, 3 9 ज़ा 27। अब 3 9 आ गया तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 1 ज़ा 3, तो 432 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 4, 2 होगा 4 टाइम, इंटू 3 होगा 3 टाइम, इंटू कुछ नहीं है 1 है, तो 1 ऐसे भी नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारा जो इस यहाँ पे तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों जो दो नंबर हमें गिवन था उसका प्राइम फैक्टर कर लिया, और प्राइम फैक्टर करने के बाद जब हमें इससे फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर आया है उसको हम कॉमन ले लेते हैं कि 960 और 432 का जो HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, और हाईएस्ट कॉमन देखना। हाईएस्ट कॉमन कहने का मतलब वो कॉमन लेना है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो 2 4 टाइम है, 2 6 टाइम है, तो 2 4 टाइम जो है, तो 2 6 टाइम होने का मतलब क्या है कि 2 4 टाइम इंटू 2 जो है वो 2 टाइम, तो 4 टाइम तो इसमें भी आ रहा है, 4 टाइम इसमें भी आ रहा है, तो 4 ही लेना है। या सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो आपको जो कॉमन नंबर है वो ले लेना है और जो लो पावर है उसे ही आपको लेना है। तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 4 आपको लेना है, 2 के पावर 6 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 ही लेंगे, कुछ 3 टाइम यहाँ है, यहाँ 1 टाइम है तो 1 ही लेंगे। अब इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, 16 2 ज़ा 32 और 16 3 ज़ा 48, तो ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेचुरल नंबर 2 इज। जो 2 हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, जिसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो जितना भी नंबर है हमारा सब काउंटिंग नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि 2 हमारा मतलब 1 से लेकर के जितना भी नंबर होता है वो काउंटिंग नंबर होता है। तो 2 हमारा एक काउंटिंग नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर है, तो क्या वो प्राइम नंबर है। तो हमारा 2 जो नेचुरल नंबर है तो वो ऑप्शन में बोला गया कि ये नेचुरल नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है या प्राइम एज वेल एज कंपोजिट है या नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, 2 के बारे में बोला गया कि 2 एक क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है ये, देखिए 2 हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो ये हमारा प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्या है, तो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जिसका 2 फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ। तो 2 के कितने फैक्टर हैं, फैक्टर चेक कर लेते हैं। 2 का 1 है एक फैक्टर और 2 इटसेल्फ है, तो जिसके 1 और नंबर इटसेल्फ फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। 2 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। और यहाँ पे बोला गया फर्स्ट में, तो ये ऑप्शन ए तो सही है कि प्राइम नंबर है। सेकंड बोला कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर तो नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन जो सी है उसमें बोला गया प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, ऐसा नहीं हो सकता, प्राइम अगर होगा तो कंपोजिट तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी भी गलत है। नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, नहीं, हमारा 2 जो है वो प्राइम नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ए सही होगा, बिकॉज 2 हमारा प्राइम नंबर क्यों है। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं ये पहले समझ लेते हैं। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, नंबर इटसेल्फ और 1। तो 2 का नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर और 1 भी फैक्टर है, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 के पावर n एंड्स विद द डिजिट। बोला गया कि 3rd क्वेश्चन है कि 6 के पावर n की वैल्यू क्या डालेंगे जो ये एंड होगा। अगर 6 के पावर 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, तो ये किस नंबर से एंड होगा। तो आपको याद रखना कि 6 के पावर कुछ भी डाल दीजिए। अगर लेट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल n = 1 है, तो 6 के पावर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि n = 2 है,
2 डालते हैं तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, 6 6 36। एक दो एग्जाम्पल देके चेक कर सकते हैं। अगर हम डालते हैं n इजिकल टू 3 तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 3 क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36 और 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 36 और 3 6 6 3 18 18 और 19 20 21 मतलब 216। तो n की जगह पे आप कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे 6 जो है ये एंड होने वाला है 6 से ही, 6 के पावर कुछ भी डालते हैं ये एंड किससे होगा 6 से होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये एंड होने वाला है 6 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला कि द ग्राफ ऑफ y इजिकल टू एफ एक्स इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स इज। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया भी है जब मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, उसमें कि कोई भी ऐसा ग्राफ दे दे और आपसे पूछे कि जीरोज क्या है तो आपको क्या चेक करना है, इसमें कौन सा पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है एफ एक्स है, मतलब एक्स के टर्म में। तो आपको चेक करना है कि जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो ये जो लाइन जो इस ग्राफ पे जो ये लाइन ड्रॉ किया गया पिंक वाला लाइन, आपको चेक करना है कि ये लाइन पिंक वाला लाइन एक्स एक्सिस को, बिकॉज यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है हमारा एक्स के फॉर्म में, तो क्या एक्स एक्सिस को कितनी बार में कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पिंक वाला लाइन एक बार भी ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है हमारे एक्स वाले लाइन को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो जीरोज हो जाएगा, कितने जीरोज, तो जीरो हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए कि एक बार भी ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, तो इसके जीरोज तो क्या हो जाएगा एक बार भी ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है। अगर ये एक बार भी कट नहीं करेगा टच नहीं करेगा तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरोज हो जाएगा। जीरो, जीरोज का मतलब होता है रूट्स वैल्यू, एक्स की कितनी वैल्यू होगी। जीरोज का मतलब होता है एक्स की कितनी वैल्यू होगी, तो एक्स की एक भी वैल्यू नहीं होगी, जीरो वैल्यू होगी, बिकॉज एक बार भी नहीं कट कर रहा नहीं टच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, if a pair of linear equation into variable is represented by the two coincident line then the pair of equation has, ऑप्शन ए में गिवन है यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है टू सॉल्यूशन एंड ऑप्शन सी है नो सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हमने पढ़ा है ग्राफ के बारे में कि ग्राफ 3 तरीके का होता है। एक होता है जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया x हो गया और ये हो गया y। ठीक है, तो अगर दो लाइन जो हम इक्वेशन आता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, अगर एक लाइन जैसे मान लेते हैं कि एक लाइन हमारा एक ग्राफ ऐसे बन रहा है। ठीक है, एक इक्वेशन का जो लाइन बन रहा है ये है, और दूसरा इक्वेशन का भी लाइन जो इसी के ऊपर ड्रॉ हो रहा है ना, इसी के ऊपर ड्रॉ हो रहा है, मतलब इसको बोलते हैं कोइंसाइड। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर बनती है तो उस ग्राफ का जो सॉल्यूशन हो जाता है मिनी सॉल्यूशन हो जाता है ना। इसलिए कि एक लाइन जो है एक ग्राफ जो दूसरे ग्राफ को बहुत से ऐसे पॉइंट है जिस पर टच कर रहा है ना, तो उस दोनों का उस ग्राफ का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मिनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दूसरा इसके लिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मिनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और भी देख लेते हैं कि ऐसा मैंने बताया कि 3 ग्राफ होता है। तो एक ग्राफ तो ये हो गया जिसमें कोइंसाइड हो गया, जो कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होता है। दूसरा होता है कि अगर इस तरीके का बनता है, एक ग्राफ ये है, ठीक है, और दूसरा इस तरीके से बन रहा है, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर नहीं है, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब यूनिक एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। इसको बोलते हैं पैरेलल ग्राफ। अगर बन रहा है पैरेलल ग्राफ बन रहा है तो क्या होता है एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और तीसरा केस है कि अगर एक ग्राफ बन रहा है उसके ऊपर इस तरीके का, अगर ये एक लाइन ये है और दूसरा लाइन इस तरीके से बन रहा है, तो ये एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस तरीके के ग्राफ में कितने सॉल्यूशन होते हैं यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है एक भी सॉल्यूशन नहीं, और एक होता है मिनी सॉल्यूशन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिनी सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है कोइंसाइड लाइन है, एक लाइन दूसरे के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला जा रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी का जो कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं वो क्या होगा। अगर यहाँ पर एपी हमें गिवन है, ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि एपी हमें क्या गिवन है। एपी है √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2 डैश डैश। तो इसका डी क्या होगा, तो इसका डी क्या होगा, तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, a2 माइनस a1। ये भी कर सकते हैं a3 माइनस a2, मतलब कि नेक्स्ट वाले नंबर से उसके प्रीसीडिंग उसके पीछे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो a2 माइनस a1 भी कर सकते हैं, a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं। जब बोल ही दिया इसमें कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो AP है, तो फिर मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम a2 में से a1 को माइनस करके डिफाइन कर सकते हैं। तो a2 क्या है हमारा 2 √2 माइनस √2, तो क्या हो जाएगा 2 √2 में से, मतलब 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा √2 बचेगा। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर सच दैट 2AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन EF इज इक्वल टू। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये ट्रायंगल वाले चैप्टर से है। इसमें क्या बोला गया कि एक ABC ट्रायंगल है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि ABC और DEF ABC एंड DEF जो है वो सिमिलर ट्रायंगल, ये सिमिलर का साइन होता है। ठीक है, ये दोनों क्या एक दूसरे के सिमिलर है। तो अगर कोई ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होता है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है, जैसे इस साइड का रेशियो ये जो साइड है और ये साइड का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। तो AB हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू EF। ये हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। तो ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि AB जो है 2AB जो है वो किसके बराबर है, 2AB बराबर है DE के, DE। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB
और इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा डी ई। तो ए बी बराबर हो जाए, ए बी अपॉन में डी ई क्या हो जाएगा 1/2 के बराबर, 2 को इस साइड ले आएंगे तो ये ए बी और डी ई का रेशियो जो है ना 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी बाई डी ई क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ डाल देंगे। तो ई एफ हमें बोला गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को 2 से तो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन 16, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है जिसकी वैल्यू 16 सेंटीमीटर, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -4 एंड 6, 4 लाइज ऑन। यहाँ पे हमें दो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन है, एक है हमारा फर्स्ट जो है वो 5, -4, ठीक है 5, -4 एंड 6, 4, ये हमारा दो कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं कि एक ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है, ठीक है। और इसको जोड़, ये इसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो यहाँ बोला गया कि मिड पॉइंट एम है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट्स बोला गया। तो जब भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है x, y, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ये होता है x2 + x1 अपॉन में 2, y2 + y1 अपॉन में 2, ठीक है। तो x2 हमारा क्या है, इसे हम बोल देंगे x1 y1 और इसे बोल देंगे x2 y2। तो x2 क्या हो जाएगा 6 और प्लस में 5 अपॉन में 2 और y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 4 + -4, ठीक है अपॉन में 2। तो यहाँ से हो जाएगा 6, 5, 6 + 5 क्या हो जाएगा 11, 11/2, 11/2, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0/2। तो 11/5 क्या होता है, 11/2 होता है 5.5, 0। तो इस जो ये जो मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 5.5, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 5.5, y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया, देखिए यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया, बट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लाइज ऑन, अगर ये जो कोऑर्डिनेट्स आया है ये कहाँ पे लाई करेगा, मिड पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा, नाइदर x एक्सिस एंड नॉट y एक्सिस। तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देख के चेक करना है, कोऑर्डिनेट्स आया हमारा x पे ये आया, y पे 0 आया। तो आपको पता होना चाहिए जब x पे y पे 0 आया इसका मतलब है कि जैसे कोई ग्राफ बनेगा, अगर मान लीजिए x है, x पे हम किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, डालते हैं, तो यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी, बट y पे तो ये कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं, ये पॉइंट y पे तो नहीं है। तो जब x की वैल्यू आती है, y की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब है कि जो भी पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे ही लाई करेगा, x पे तो कुछ होगा बट y पे कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 आने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये x एक्सिस पे लाई करेगा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती तो ये y कोऑर्डिनेट्स पे लाई करता, अगर दोनों 0 होता यहाँ पे तो ये ओरिजिन पे लाई करता, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा x एक्सिस, बिकॉज y की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन दैट द साइन थीटा इज इक्वल टू a/b देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू a/b है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, बोला गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, तो कॉस थीटा क्या होगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, बेस तो हमें पता नहीं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेस। बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, बी है, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया बेस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस की जगह पे डाल देंगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एच की जगह पे, हाइपोटेनियस के जगह पे क्या डाल देंगे, बी डाल देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या गिवन था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन था, हमें बेस निकालना था बिकॉज कॉस में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया और इससे हमारा इजीली आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें गिवन है इफ कॉस ए इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या दिया हुआ है, कॉस ए की वैल्यू दिया हुआ है 1/2, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए देख लेते हैं कि साइन की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है साइन का परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में कॉस, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। कॉस का होता है बेस अपन में हाइपोटेनियस एंड साइन का होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि साइन इज इक्वल टू 1/2 मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हमें बेस अपन में हाइपोटेनियस गिवन है। बट इस वाले इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, फिर वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 2 4 माइनस 1, तो हो जाएगा √3। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ परपेंडिकुलर वहाँ √3 डाल देते हैं। √3 अपॉन में हाइपोटेनियस है 2, तो इसका स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में बेस क्या है 1 है
और हाइपोटेनस क्या है 2, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 × √3 होता है √9, और √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यहाँ पे बता देती हूँ। √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया √3 × √3, तो √3 × √3 क्या होता है, √9 होता है। √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, प्लस में 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये हो गया 2 × 1/4, तो 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम में कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 + 1/2, ठीक है। तो अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 4 होगा वैसे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो 4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 2 ज़ा 4, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो क्या हो जाएगा 2, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 5/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 5/4, ठीक है। कॉस्ट की वैल्यू गिवन थी, हमें इस वाले टर्म की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसका क्या हो जाएगा 5/4, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारा वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।